छात्रों, आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन पद्ये जी के काव्य वैभव के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी काव्य वैभव के लिए काव्य सौंदर्य के नाम से भी हम जानते हैं। काव्य के वैभव या काव्य के सौंदर्य को जानने के लिए अज्ञे जी के भाव और कला दोनों पक्षों को समझना होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। आपने साहित्य की विविध विधाओं पर लेखनी चलाकर उनको आधुनिक बोध से जोड़ा। आप प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से आपका काव्य अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है। अज्ञे जी की काव्य कला के विषय में डॉक्टर राकेश गुप्त नया सप्तक अज्ञे एक परिचय में लिखते हैं कि अज्ञे जी ने जब कविता की भूमि पर कदम रखा, एक ओर तो छायावाद का लाजवंती सी छुई मुई का रूप था जिसे जीवन की धूप बर्दाश्त नहीं थी, दूसरी ओर प्रगतिवाद की कड़ी चट्टान थी जिस पर फल नहीं उगाए जा सकते थे, और तीसरी ओर व्यक्तिवादी भी काव्य धारा थी जिसमें प्रेम और तज्जनित निराशा की बड़ी आवेगमयी अभिव्यक्ति थी, और चौथी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावनाओं को उदात्त शिखरों पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास था। तो ऐसी परिस्थितियों में अज्ञे जी ने अपना काव्य सृजन प्रारंभ किया। आगे डॉक्टर राकेश गुप्त लिखते हैं कि उनकी कविता एक व्यक्तिनिष्ठ कवि की कविता है। वहाँ नारी के प्रति तीव्र आकर्षण में आबद्ध और समर्पित पुरुष मिलेगा। हरी घास पर थोड़ी देर बैठकर शांति का अनुभव करता हुआ व्यक्ति मिलेगा। एकांत रजनी में बरसती हुई चांदनी मिलेगी तो कहीं भूमि के कल्पित उरोजों पर झुका हुआ इंद्र का नील वक्ष। अज्ञे के कवि रूप का वास्तविक रूप यही मिलेगा। तो इस प्रकार से अज्ञे जी का काव्य भाव पक्ष विविध आयामी है। अब हम उनके विषय वैभिन्न को देखते हैं। अज्ञे जी का भाव पक्ष विविध आयामी है और वह अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। उसमें वैयक्तिक दुख है, नारी प्रेम का उच्च श्रृंखला और आबद्ध रूप है,
प्रकृति के विविध दृश्य हैं, आत्मा परमात्मा परक रहस्यमय युक्तियां हैं, तो नगर सर पर व्यंग भी है और अल्लाह रे अल्लाह जैसी हल्की फुल्की तुकबंदियां भी हैं। उनके काव्य में वैयक्तिकता का दर्शन है तो मानव की जिजीविषा भी है। उनकी कविता में कहीं कहीं खुला प्रतीकात्मक यौनाचार भी है, तो यथार्थता और बौद्धिकता भी देखने को उनके काव्य में हमें मिलती है। तो इस प्रकार से उनके काव्य में विषय वैविध्य देखने को मिलता है। अब हम उनकी रसानुभूति के विषय में जानेंगे। अत्यधिक बौद्धिकता का समावेश होते हुए भी अज्ञे की कविताओं में रसानुभूति को देखा जा सकता है। उनकी कविताएं पूरी बौद्धिकता से युक्त नहीं, बल्कि वे रस से सराबोर भी हैं। आपकी कविताएं प्रकृति चित्रण तक में रसानुभूति को देखा जा सकता है। तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे सी कली है, दूर ही से स्मरण में भी गंध देती। तो इस प्रकार की आपकी रसानुभूति है। आपकी कविताओं में वैयक्तिकता का भी समावेश होता है। जब वे लिखते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नदी के द्वीप हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, तो उनकी कविताओं में वैयक्तिकता को भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही अस्तित्ववादिता अर्थात अपने अस्तित्व बनाए रखने के प्रति चिंता भी उनके काव्य में परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। जब आप लिखते हैं कि ये दीप अकेला स्नेह भरा, इसको भी पंक्ति को दे दो, तो वह अपने अस्तित्व को बनाए भी रखना चाहते हैं और व्यष्टि को समष्टि से जोड़ना भी चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपका भाव पक्ष अत्यंत प्रबल है। अब हम कला पक्ष की बात करते हैं। यदि हम भाषा की बात करें, आपकी भाषा सार्थक और विषयानुकूल है। आपने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि के बोलचाल के शब्दों को अपनाया है। आपने इस विषय में लिखा है कि कविता की भाषा बोलचाल की भाषा के आदर्श रूप में रहती है और रहनी चाहिए। आपने सफल और सार्थक शब्दों का निर्माण भी किया। इसके बाद अब हम उनके प्रतीक योजना पर दृष्टिपात करते हैं। तो अज्ञे जी नए प्रतीकों के प्रयोग के अभिलाषी रहे हैं, क्योंकि पुराने प्रतीकों में वह आकर्षण नहीं बचा। जब वे लिखते हैं कि इन प्रतीकों से देवता कर गए हैं कूच, तो निश्चित रूप से वे नए प्रतीकों के अपनाने की बात करते हैं।
आपने बंदी, शिशिर, हारे, मछली, सागर, सूर्य, चिड़िया, यात्री, दीपक, उदास चेहरा, हरी घास, नदी के द्वीप जैसे प्रसिद्ध प्रतीकों को अपनाया है। ये आपके स्वयं के अपने प्रतीक हैं। डॉक्टर कृष्ण भावुक ने आपके प्रतीकों को 4 भागों में बांटा है: छायावादी, प्रगतिवादी, रहस्यवादी तथा प्रयोगवादी। इस प्रकार से अज्ञे जी का प्रतीक विधान अत्यंत विशद है। अब हम उनकी बिंब विधान पर चर्चा करेंगे। आपके काव्य में बिंबों का व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। आपने बिंब के क्षेत्र में सूक्ष्म और मौलिक प्रयोग किए हैं। उनके बिंब एक ओर घ्राण चेतना को छूते हैं तो दूसरी ओर नाद चेतना को। इसके अतिरिक्त वस्तु बिंब, भाव बिंब, अलंकृत बिंब, सांद्र बिंब भी उनकी कविता में मिलते हैं। दृश्य बिंब का उदाहरण देखिए कि ये तुम्हारे नाम की 2 बत्तियां हैं, धूप की डोरियां 2 गंध की। तो ये एक दृश्य बिंब का उदाहरण है। अब हम उनके छंद व अलंकार की चर्चा करेंगे। अज्ञे जी बंदी कढ़ाई लीक पर चलने वाले साहित्यकार नहीं रहे हैं। वे अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहते हैं और छंद की दृष्टि से आप अतुकांत और गद्यात्मक प्रतीत होने वाले छंदों को अपनाते हैं। शास्त्रीय छंदों के प्रति आपका विद्रोह देखा जा सकता है। जिस प्रकार से निराला जी ने केचुआ छंद या रबड़ छंद को प्रस्तुत किया था, उसी प्रकार से अज्ञे जी भी इसी प्रकार मुक्त छंद को अपनाते हैं। अब हम उनके अलंकारों की यदि बात करें पारंपरिक उपमानों के प्रति अज्ञे जी में वितृष्णा देखने को मिलती है। उनका कहना है कि पारंपरिक उपमान मैले हो गए हैं। उनके स्थानों पर वे नवीन उपमानों को अपनाते हैं। आपने उपमा, रूपक, मानवीकरण, विशेषण, विपर्याय आदि अलंकारों को अपने काव्य में स्थान दिया है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अज्ञे जी की काव्य कला अनेक विशेषताओं से युक्त है। उन्होंने एक ओर तो हिंदी काव्य धारा को नया मोड़ दिया, अनेक नवीन प्रयोगों से हिंदी काव्य भंडार को समृद्ध किया, तो वहीं दूसरी ओर दोनों क्षेत्रों में सामयिक कविता का पथ प्रदर्शन भी किया। इस प्रकार से उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण बैठता है। तो मैं समझता हूँ आपने समझा होगा। धन्यवाद।